हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हो गए हैं। रूबरू वही प्रश्न पेपर को देखने को मिलेंगे आपको। जैसे पूरा मॉडल पेपर करा रहे हैं 30 का 30 आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और एक विशेष सूचना आपके लिए दोस्तों, सभी के एडमिट कार्ड आ चुके होंगे या नहीं। हाँ, सभी के नहीं आ चुके होंगे। जिसके पहला पेपर होगा या 28 तारीख से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। CTET के 28 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं। और देखो एक और है, जैसे कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं निकलवा रहे हैं तो अपना थोड़ा कोऑपरेट करना, थोड़ा सा देर से। अगर आपका एडमिट कार्ड निकले तो समझ लो आपका पेपर अभी थोड़ा लेट है, क्योंकि जिनके 28 से पेपर आ गए हैं तो उनका सिटी दिखा दिया है। और जो एडमिट कार्ड निकलेंगे वो कल से निकलेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड निकलेंगे CTET के। और सिटी पहले वो दिखा रहे हैं, सिटी में गोपनीय रख रहे हैं, स्कूल का नाम आप वो गोपनीय रख रहे हैं। सिटी दिखा रहे हैं आपका, जहाँ भी आपका सेंटर है सिटी वो दिखा रहे हैं आपका CTET में। और जो आपको दिखा रहे होंगे, जैसा अगर आप डाल लोगे आपका नहीं दिखा रहा हो तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना, परेशान मत होना, देर से निकलेगा। अगर लेट पेपर है तो आपका लेट एडमिट कार्ड आएगा। 28 से शुरू हो रहे हैं, हो सकता है 10 जनवरी तक कराएं या 15 तक, कोई पूरा कंफर्म नहीं क्या तक ये पेपर कंप्लीट करें, पर 28 से शुरू हो रहे हैं। जिनका 28 को पेपर है उनका कल एडमिट कार्ड निकल जाएगा, अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेना, क्योंकि पेपर से 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आ रहे हैं CTET के। चलिए इसी के साथ हम पहला प्रश्न शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभवन विद्यार्थी की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभवन विद्यार्थी की है। अगर हम ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं, यदि कक्षा के विधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। बी ऑप्शन है, वह बहुत ही दुख मिजाज होता है। ये तो हमारा गलत होगा, इसको काट दो। वह अजीब व्यापार करता है, जैसे हाथ हफ्तपाना डोला, ये भी गलत है हमारा प्रश्न। वह आक्रामक और कुंडल हो जाता है, ये भी हमारा प्रश्न। तो एक ही सही बच्चा, तो ये ऑप्शन इसका सटीक है। क्योंकि प्रतिभावान विद्यार्थी की प्रमुख विशेषता यह है कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है, क्योंकि उस ऐसे शिक्षार्थी हमेशा चुनौतीपूर्ण व आगे बढ़ने वाले यानी क्या है विषयों में रुचि लेते हैं। ये प्रश्न आपका सही है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, अगर हम बात कर लें तो ड्रिल अभ्यास के द्वारा, या अपने विद्यार्थी को प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित जोड़कर, या डी ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। अगर हम सारा आंसर, अगर सारे प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव बात करें तो सही आंसर आपका कौन सा सटीक होगा। देखिए, विषय वस्तु विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित कर गए, तो सी आंसर बिल्कुल सही है आपका। क्योंकि एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में विषय वस्तु में विद्यार्थियों को जीवन के साथ संबंधित करके प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, क्योंकि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास के द्वारा व्यापार में परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपका, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। अगर बच्चों के बारे में कथन की बात कर लें तो कौन सा कथन सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, या बच्चे समस्या समाधान करते हैं। बच्चे समस्या समाधान करते हैं मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, ये भी ठीक है। बच्चे परिवार के साथ सक्रिय अन्वेषक है, ये भी सही है। अगर हम ये मान लेते हैं तो इसका आंसर आपका BCD, तो पहला आंसर सही है। क्योंकि बच्चे समस्या समाधान करता, वैज्ञानिक शोधकर्ता व पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो हमारा बच्चे समस्या समाधान करते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं, और बच्चे परिवार के साथ सक्रिय अन्वेषक भी होते हैं। तो ये आपका पहला आंसर सही है, क्योंकि ये भी ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है आपका। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, ये नहीं है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। विद्यार्थी को संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है।
अगर हम चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो विद्यार्थियों में संप्राप्त विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ए ऑप्शन देख सकते हैं, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गतक विचारों को सही विचारों में बदलना। बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए सी ऑप्शन देख लेते हैं, जब तक विद्यार्थियों को वंचित संप्रदाय न हो तब तक दंड का प्रयोग। इसको तो बिल्कुल काट, दंड तो बच्चों को देना नहीं है। पुराने प्रत्ययों में किसी भी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना, ये भी बिल्कुल गलत है। याद करने के लिए विद्यार्थियों को गतक विचारों को सही विचारों में बदलना, ये भी नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब बच्चों की जिज्ञासा जगाना। तो आपका बी आंसर इसका सही है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय वो विद्यार्थियों के संप्रदात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे प्रभावी विधि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करके उनको प्रोत्साहित करना है, उनकी तर्क शक्ति जगाना बच्चों का। तो आपका ये चौथे का दूसरा आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है कि जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलता पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है, ये नहीं, काट दो इसको। जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आ गया होता है और विद्यार्थी में निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता नहीं। जहाँ उनके संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति और वह अनुभव करते हैं वे महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा डी आंसर इसका सही है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनके संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अपने अनुभवों को बहुत ही महत्वपूर्ण साझा करते हैं। देखिए पियर्सन, अगर आपको चलिए कल 26 है, 27 में आपको कुछ की पॉइंट बताएंगे हम आपको, जिससे आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा 27 तारीख को, क्योंकि 28 में पेपर शुरू हो रहे हैं। तो हम 27 में बताएंगे कीबोर्ड कि आपको किस टाइप से पेपर में पास करना है, क्योंकि आपने देखिए अनुभव कहता है कि वैसे तो बच्चा अगर 1 महीना सीटेट की तैयारी कर ले सही तो पहले उस समय भी वो आने के 8 दिन पहले भी सीटेट क्लियर कर लेता है। सिर्फ की पॉइंट थोड़े से समझने होते हैं, वो हम आपको समझाएंगे कि प्रश्न का आंसर कैसे आपको ढूंढ कर सही से करना है। 27 तारीख वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न है आपका, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवा को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। कौवा उड़ता हुआ देखता है, पक्षी, इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। अगर हम छठे प्रश्न की बात करें, देखिए बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है, अगर इसकी बात मान ले तो हाँ ठीक है। बच्चों में पक्षी का प्रतिबिंब विकसित हो चुका है, ये सही है। बच्चों ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ये भी बात सही है। तो ये भी ठीक है, बी भी सही है। तो हमारा दूसरा आंसर सही है, ए बी सी तीनों सही है। क्योंकि एक बच्चा कौवे को देखकर उसे एक पक्षी कहता है, इससे पहले के विचार बारे में ये बात पता चलता है कि बच्चे में पक्षी का प्रतिबिंब विकसित हो चुका है। साथ ही वह ये भी पता चलता है कि बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं तथा बच्चे अपने अनुभव को भाषा द्वारा व्यक्त करता है या साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सातवां प्रश्न, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्यों कह रही है कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। तो अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें, सातवें प्रश्न की बात करें, तो तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है, कम जल्दी पूरा करो तुम या टॉफी मिलेगी। ये तो बिल्कुल काट दो, एकदम ठीक कर दिया है, तो ये भी काट दो, एकदम ठीक। सी ऑप्शन देख लेते हैं,
इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सिखाना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहर ही प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। तो सी आंसर इसका सही है आपका, क्योंकि सी आंसर कह रहा है कि बालक में अंत प्रेरणा का विकास तीव्र गति से होता है। अतः जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को यह कहती है कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे, मैं सीखना या सिखा विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से भी पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करती है? प्रतियोगिता परीक्षा से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निगुणता पाने में उन्हें मदद कर देकर, या साफ सफाई दिखाई में इनाम देकर। टॉफी तो हम दे नहीं सकते, चिंता डर ये भी नहीं करा सकते बच्चे में। अगर हम 8वें में हम बात कर लेते हैं कौन सा प्रश्न सही है आपको, तो 8वें का बी आंसर सही है, क्योंकि व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित करने पर और निर्गुणता पाने में मदद करने पर बी आंसर सही है। क्योंकि कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन कराने हैं तो आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें निर्गुणता पाने में उन्हें मदद देकर प्रोत्साहित कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। रटकर 19वें प्रश्न 9वें प्रश्न की बात करें, यानी कि रटकर याद करने के लिए उसमें प्रत्यस्मरण करने में अक्षर बने। दंडात्मक उपयोग को, दंडात्मक तो हम कर ही नहीं सकते बच्चे का, ऐसा काम करने के लिए जिसमें परीक्षा का अंक, ये भी नहीं। सीखने के लिए उसमें जिज्ञासु बनाने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे, तो आपका डी आंसर सही है। क्योंकि किसी भी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक उद्देश्य से विद्यार्थियों को सीखने के लिए उत्प्रेरित करना होगा, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यार्थियों की प्रथा का है? शारीरिक दंड। शारीरिक दंड तो हम दे नहीं सकते विद्यार्थियों को। अगर हम 10वें प्रश्न की बात करें तो व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगिता कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। तो अब व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रकार में प्रत्येक व्यक्ति का अलग तरीके से सीखता है तथा सीखने की शैली अलग तरह की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, 11वां प्रश्न, विकास का सिरा विमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहर के क्षेत्र की ओर। और अगर 11वें प्रश्न की बात करें तो बिल्कुल इजी है, ये आंसर है कि विकास जो हमारा सिर विमुख दिशा सिद्धांत दे रखा है, तो आंखें बंद करके बिल्कुल सिर से पैर की ओर, ये आंसर सही है। क्योंकि विकास का सिर जो होता है पदमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास हमारा सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि सिर पदाभिमुख का अर्थ सिर से पैर की ओर होना संभव है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील भाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। अगर हम 12वें प्रश्न की बात करें तो देखिए भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय। अगर हम बात करें भाषा विकास के तो सी आंसर सही है इसका, क्योंकि प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है, क्योंकि इस दौरान बालक की अनुभूति सरल, स्पष्ट एवं सही होती है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसने नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच इस पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे: वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवांशिकता और पर्यावरण। अगर हम बात कर लें 13वें प्रश्न की,
तो खेल कूद और उसका प्रशिक्षण संभावना ज़्यादातर किस पर फोकस करती हैं? देखिए सही आंसर की हम सटीक की बात करें तो आनुवांशिकता तो पर्यावरण, डी आंसर इसका सही है 13वें का। क्योंकि आनुवांशिकता पर्यावरण क्या है? पर्यावरण देखिए ये कहता है कि लड़की की जो आपकी क्षमताएं होती हैं आनुवांशिकता पर्यावरण के बीच की परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है कि बच्चा जहाँ पे पैदा हुआ है वहाँ का इन्वायरमेंट उसको सूट करता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा है, पर्यावरण का मतलब रहन सहन, वार्तालाप, देख रेख, संस्कार, परिवार, तो वहाँ का बच्चे का आनुवांशिकता भी अच्छी होगी, जिसे हम बोलते हैं संगत, अगर संगत अच्छा है तो। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण गौड़ व हक हो सकते हैं? गौड़ व हक हो सकते हैं विद्यालय आस पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय निकट परिवार के सदस्य नहीं, परिवार और रिश्तेदार ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो आपको बी आंसर सही है। क्योंकि ले वाइगोस्की के अनुसार वो विद्यालय और आस पड़ोस सामाजिक कारण के गौड़ बहक हो सकते हैं। क्योंकि बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और परिवार से ही ये आरंभ होती है। देखिए हमारी परिवार से होती है, फिर हमारे विद्यालय के और आस पड़ोस से भी ये हो सकती है। तो हमारा पहला क्या आएगा? पहला यानी कि परिवार आएगा, फिर आपका विद्यालय, पहला परिवार फिर आस पड़ोस फिर विद्यालय। तो हमारा ये ऑप्शन बी आंसर सटीक है इसमें। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल्य कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक रूप, स्कीमज का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया, युग्मज या संतुलन। अगर हम 15वें प्रश्न की बात करें, ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल्य कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ए आंसर बिल्कुल सही है इसका। क्योंकि ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में दर्शाता है नेक्स्ट प्रश्न, सोलह प्रश्न, किसी बच्चे का दिया गया विशेष उत्तर कोलवार के नैतिक तर्क के सपनों की विषय वस्तु किस सौंपने के अंतर्गत आता है? किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलवार के नैतिक तर्क के सपनों की विषय वस्तु के किस सौंपन के अंतर्गत आता है? अगर हम 16वें प्रश्न की बात करें, फिर यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सामाजिक संकोचन अनुकूल, अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन, बी आंसर इसका सही है। क्योंकि बच्चे द्वारा दिया गया ये विशिष्ट उत्तर कोलवार का नैतिक तर्क सौंपनों की विषय वस्तु अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन सौंपन पर ही दर्शाता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अगर हम जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है बात कर लेते हैं, तो वयस्कों के व्यापार को अवलोकन, ईश्वरीय न्याय का विश्वास, शिक्षक और माता द्वारा पुनरावलन, विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ये आंसर बिल्कुल सटीक है, डी आंसर सही है। क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की प्रक्रिया खोजबीन अधिगम के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा बालक हमेशा पर्यावरण के साथ अच्छा व्यवहार करता है। नेक्स्ट प्रश्न 18वां प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार प्रूफ स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं का आना जाना क्या कहलाता है? समावेशन व अनुकूलन के रूप में या संविकारण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, या समायोजन अनुकूलन के रूप में? अगर हम बात करें तो समावेशन और समायोजन के रूप में सटीक आंसर सी आंसर सही है। क्योंकि इन दो प्रक्रियाओं को समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था के पूर्व में जब बालक स्कीमा बोलते हैं
प्रारूप का निर्माण करता है तो वह वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में भी संशोधन करता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, किसी गतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक या समावेशी को हतोत्साहित करता है या आवृत्ति को बढ़ावा देता है या खोज को प्रोत्साहन देता है। अगर उस व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को बनाता है तो क्या खोज को प्रोत्साहन देता है। डी आंसर सही है, क्योंकि किसी भी गतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध करता है कि बच्चे को सुगम बनाता है, कि बच्चे को खोज को प्रोत्साहित करता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाव देता है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लंबी IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, या शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो हम इस प्रश्न की हम बात करें और सी ऑप्शन देख लेते हैं, क्षमता योग्य। और क्षमता योग्य तो हम नहीं कर सकते, काट दो इसको। हर बच्चे को प्रत्येक 8 विषय, ये भी नहीं कर सकते हम। तो हमारा बी आंसर ही सटीक है इसका, क्योंकि हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु वैकल्पिक विद्यालयों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। नेक्स्ट प्रश्न, कोई 21वां प्रश्न, कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हम ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जीन पियाजे इसे आहा केंद्रीय भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। और बी ऑप्शन देख लेते हैं, पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुक्रिया से के रूप में करेंगे और लेवाई खोजबीन मानेंगे नहीं। तो अगर इस हम प्रश्न की बात करें तो ए आंसर ही इसका सही है, क्योंकि लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यापार को जीन पियाजे आहा केंद्रित भाषा कहेगा तथा लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने में प्रयासों के रूप में करेगा। यही कथन आपका सही है। 22वां प्रश्न, लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुणज, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। अगर हम लिंग की बात कर लेते हैं, लिंग क्या है हमारा, तो एक सामाजिक संरचना है, क्योंकि लिंग एक सामाजिक संरचना है क्योंकि इसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे। मानकीकृत परीक्षा, तथ्यों पर आधारित प्रतिस्मरण की प्रश्न, या बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, या सहयोगी प्रोजेक्ट। अगर हम 23वें प्रश्न की बात करें तो हम लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के लिए निम्नलिखित में से, तो सहयोगी प्रोजेक्ट डी आंसर सही है। देखिए लेव वाइगोस्की कह रहे हैं इस संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक को नाते हम अपने बच्चों को आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करेंगे या वरीयता देंगे उसको। 24वां प्रश्न, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए कक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे नहीं, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। अगर हम 24वें प्रश्न की बात करें तो बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, ये आंसर बी आंसर सही है इसका, क्योंकि हम अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के से बातचीत करें और उनको दृष्टिकोण को महत्व दे। नेक्स्ट प्रश्न, आकलन के उद्देश्य पूर्ण होता है यदि, अगर हम 25वें प्रश्न की बात करें तो इसे विद्यार्थियों को शिक्षक को प्रतिपुष्ट फीडबैक प्राप्त होता है, यह केवल 1 वर्ष में अंत में होता है, ये नहीं।
विद्यार्थी की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता नहीं। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव पैदा होता है, ये नहीं। तो हम देखो इससे विद्यार्थियों शिक्षकों को प्रतिपुष्ट फीडबैक प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आकलन उद्देश्य होता है कि यदि विद्यार्थियों और शिक्षक को पुष्टि फीडबैक प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न 26वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अधिनायकीय है, अनुपतिपरक है, सुविधादाता है, दत्ता सत्तापादी है। अगर हम 26वें प्रश्न की बात करें, शिक्षक की भूमिका होती है सुविधादाता। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ कहता है कि शिक्षक की एक भूमिका सुविधादाता है, क्योंकि शिक्षक का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अच्छे रास्ते पर ले जाना और अच्छे तरीके से उसको समृद्ध बनाने के लिए उसकी क्या होती है, सुविधाजनक भूमिका निभाता है टीचर एक। नेक्स्ट 27वें प्रश्न, अनुसंधान सुझाते हैं कि यदि विभेद कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम क्या होते हैं, एकमात्र निर्धारण होती है, के साथ संबंधित नहीं मनाई जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं होता, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो हमारा डी आंसर सही है, क्योंकि अनुसंधान सुझाते हैं कि विभेद कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों में शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। अगर हम 28वें प्रश्न की बात करें, तो जिनमें आज क्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये काट दो, नहीं है। विद्यालय में भार बढ़ा देना, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण की परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो सी आंसर ही इसका सही है। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु पर आधारित कार्य करता है, जिससे वह अधिगम को ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 29वां प्रश्न, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से संयुक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों का अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। ये कथन है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेकों चल सकते हैं। अगर हम 29वां बात सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेकों चल सकते हैं, तो ये आंसर इसका सही है, क्योंकि ये कथन सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों में अनेक कौशल सीखते हैं और भावनाओं पर भी महत्व देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 30वां प्रश्न, चलने में असमर्थ बच्चा है, बात कर लेते हैं, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाए तो उसके स्थान पर व्यावसायिक स्तर कर दिया शिक्षा दी जानी चाहिए, नहीं। बी ऑप्शन है, निम्नलिखित नियमित विद्यालयों में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराए जाए। तो यही आंसर आपका सटीक है, बी आंसर। देखिए, सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और उपयुक्त संसाधन कराए दिए जाएं, तो बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रोवर हो इस टाइप के पेपर को आपको देखने मिलेंगे। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। 28 तारीख में पेपर, 28 दिसंबर से पेपर शुरू हो रहे हैं सीटेट के, और 27 में हम कुछ ऐसे कीपैड बताएंगे आपको, जो आपका जिसने ना भी पढ़ा होगा यानी कि सीटेट की तैयारी करी, वो भी सीटेट क्लियर कर लेगा। हर प्रश्न को देख के बताएंगे, उस पर थोड़े थोड़े प्रश्न लेंगे खास सारे और टॉपिकों पे, कि आपका सीडीपी, इन्वायरमेंट या आपकी पेडागोजी कुछ भी हो, सभी पे हम इस टाइप से प्रश्न बताएंगे कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना। पेपर की तैयारी, कल आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे जिनका 28 तारीख को पेपर है। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलेंगे आपसे।